एवरीवन। ये मेरा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का थर्ड और लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं समझाऊंगी लेंस द्वारा अपवर्तन। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने अपवर्तन के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया था। आज इसमें मैं केवल लेंस द्वारा अपवर्तन पर ही सीमित रहूंगी। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं या एक समतल हो और एक गोलीय हो, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं। ये वैसे मुख्यतः दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किनारों पे पतले, अगर हम छुए तो किनारे पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, जबकि जो अवतल लेंस होते हैं वो किनारों पे मोटे होते हैं और बीच में देखिए पतले होते हैं। यहाँ पे मैंने सब तरह के लेंस बना रखे हैं। इसमें आप देख रहे हैं दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। इसमें ये पृष्ठ गोलीय है, ये समतल है। इसमें ये दोनों ही गोलीय हैं। यहाँ भी दोनों गोलीय हैं, ये गोलीय है, ये समतल है, यहाँ दोनों गोलीय हैं। तो परिभाषा जो हमारी है, लेंस वो एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। अब इन लेंसेस के नाम कैसे होते हैं? देखिए, हमने बात करी उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो अगर हमारे दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं तो ऐसे को हम कहते हैं द्वि उत्तल लेंस। किताबों में इसको ही डायरेक्टली उत्तल लेंस केवल लिखा रहता है। एक तल हमारा समतल है और एक उत्तल है, तो ऐसे लेंस को बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस, इसमें एक उत्तल है और एक अंदर दबा हुआ है अवतल है, तो इसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस। ये है द्वि अवतल लेंस, या हम इसको सिंपली पूरे चैप्टर में बोलेंगे अवतल लेंस। ये है समतल अवतल लेंस, ये है उत्तल अवतल लेंस। तो हमने ये सीखा कि उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारों पे पतले होते हैं, अवतल लेंस बीच में पतले और किनारों पे मोटे होते हैं। अब इन दोनों लेंसों में एक और अंतर होता है इनकी प्रकृति का। उत्तल लेंस जो होते हैं ये अभिसारी लेंस होते हैं और जो अवतल लेंस होते हैं ये अपसारी लेंस होते हैं। अब अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है कि समानांतर, किसी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें यदि किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं, एक पास आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं अभिसारी प्रकृति, मतलब किरणों को एक तरफ इकट्ठा करना। यदि समानांतर आती हुई किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई दिख रही, यानी कि आगे लेंस के बाद निकलने के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद फैल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। पर ये प्रक्रिया होती क्यों है? इसको समझने के लिए अगर हम ऐसा मान लें कि हम लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों द्वारा बना हुआ मान लें, तो आप देखते हैं इस उत्तल लेंस के चित्र में बीच में मेरा आयताकार कांच के गुट के जैसा दिख रहा है, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म, ये सारे जो हैं आपके देख रहे हैं प्रिज्म के हिस्से हो गए हैं। और ऐसा हम जानते हैं, अभी मैंने हालांकि बताया नहीं है, चैप्टर 11 में आएगा कि कोई भी किरण जो प्रिज्म को जब में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वो उसके आधार की तरफ झुक जाती है। तो ये देखिए समानांतर किरण आ रही है, प्रिज्म का आधार इधर ऐसे है। प्रिज्म जनरली हम लोग ऐसे त्रिभुजाकार दिखाते हैं, तो ये आधार की तरफ झुक रही है, ये भी देखिए आधार की तरफ। अब नीचे वाले प्रिज्म उल्टे रूप में स्थित लग रहे हैं, तो आधार इनका ऊपर की ओर है, इसलिए ये ऊपर की ओर मुड़ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखें, अवतल लेंस में समानांतर आने वाली किरण ये इस समय प्रिज्म उल्टे रखे हुए दिख रहे हैं, तो आधार की ओर झुक रही है, और नीचे वाले प्रिज्म सीधे रखे हुए हैं तो आधार की ओर झुक रही है, इसलिए यहाँ पर फैलती हुई लग रही है। देखिए किरण जो
प्रवेश कर रही है लेंस में वो अपवर्तन के पश्चात फैलती हुई दिख रही है और यहाँ पर एक जगह इकट्ठी होती हुई दिख रही है। तो ये है अभिसारी और अपसारी प्रकृति। अब हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने पहले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, बिल्कुल उसी आधार पर यहाँ पर भी हैं। पहला है वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। अब क्योंकि हम लोग ऐसा देख चुके हैं कि लेंस में हम लोग द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस के बारे में ही ज्यादा बात करेंगे। तो द्विउत्तल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ हैं। तो जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण किसी एक गोले का भाग है, तो ऐसे ही यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो तल है, ये वाला पृष्ठ किसी एक गोले का एक भाग है। इसी तरह ये वाला पृष्ठ भी किसी एक गोले का भाग है। बिल्कुल ऐसे ही अवतल लेंस में भी देख रहे हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है कि प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की का जो केंद्र होता है वही इसके वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस प्रकार से क्योंकि हमें दिख रहे हैं दो तल हैं, पहला तल ये वाला है, पहला तल ये वाला है हमारा, इसके लिए गोला इधर बन रहा है, इसलिए हमारा पहला वक्रता केंद्र C1 इधर लिखा जाएगा। फिर दूसरा तल हमारा ये है और ये किस गोले का हिस्सा है, इस गोले का हिस्सा है, और इस गोले का मान लिया केंद्र C2 है। तो ये हमारा हो गया इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जो उस गोले की त्रिज्या होगी वही उस पर्टिकुलर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। जैसे इस पृष्ठ की मान लीजिए कोई वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये अगर हमारी R1 है तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई, और इस पृष्ठ के लिए ये जो दूरी है, ये दूरी इसके लिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो हम लोग दोनों तल बराबर दिखाते हैं, हमारे बुक्स में मोस्टली जो है ऐसे ही वाले लेंस यूज किए जाएंगे जिनके दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी, पर ऐसा भी पॉसिबल है कि वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हों। इस वजह से C1 और C2 लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए, पहला बाएं हाथ से अगर हम देखें तो पहला पृष्ठ ये पड़ रहा है और ये किस गोले का हिस्सा है, इस गोले का हिस्सा है, इसलिए इसका जो केंद्र है ये कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र। और दूसरा पृष्ठ ये है जो कि इस गोले का हिस्सा है और इसके केंद्र को हम कहेंगे इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र, और इनकी त्रिज्याएं कहलाएंगी उन पर्टिकुलर पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। तो प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र और उस गोले की त्रिज्या को लेंस के उसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र को मिलाती हुई रेखा जो होती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। प्रकाशिक केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक केंद्र आप देख रहे हैं, इसको मैंने O से यहाँ में लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर ये स्थित होना चाहिए वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यानी कि यदि कोई किरण इस प्रकार से आ रही है कि वो प्रकाशिक केंद्र से होके उसे जाना है, तो वो बिना विचलित हुए जैसे आई थी वैसे ही निकल जाएगी। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत याद रखना है, क्योंकि हमें आगे इसको बहुत बार यूज करना है। इसी प्रकार यहाँ चाहे ऐसे जा रही हो चाहे वैसे जा रही हो, कोई वो नहीं है। प्रकाशिक केंद्र से होकर यदि कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वो बिना विचलित हुए अपने उसी रास्ते पे सीधे निकल जाती है। अब हम चौथे नंबर पे पढ़ेंगे प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी। जैसा कि है लेंस में दो पृष्ठ होते हैं,
दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या, इसी प्रकार दो फोकस भी होते हैं। तो सबसे पहले प्रथम फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली या जिससे आने वाली जो किरणें हैं लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, इस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु से निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जानी चाहिए मुख्य अक्ष के। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इस तरफ है, बाईं तरफ है, जबकि अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस है वो आपका दाहिनी ओर है, क्योंकि ये किरण जो क्या नाम है, फोकस बिंदु की तरफ जो जा रही थी वो अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो रही है। ये बहुत ध्यान रखना है, चित्र बनाते समय F1 इसमें यहाँ लिखा जाता है, उसमें F1 उस तरफ। इसके बाद आती है फोकस दूरी, किसको कहते हैं? तो फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र, जिसको कि हम लोग O से दिखाते हैं, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं प्रथम फोकस दूरी। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस और फोकस दूरी, द्वितीय फोकस में आप देखते हैं इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात या तो किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या अवतल लेंस में आप देखें समानांतर आने वाली रेखाएं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा अपवर्तन के पश्चात ऐसे फैल रही है, लेकिन आपको लग रहा है किसी एक बिंदु से निकल रही है। तो परिभाषा ये बनती है, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को लेंस का हम द्वितीय फोकस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस राइट हैंड साइड पर है F2, और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इधर बाएं हाथ पे पड़ेगा F2, और प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को कहा जाता है द्वितीय फोकस दूरी। यहाँ भी F2 से O के बीच की दूरी को कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। अब सबसे मेन बात है, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या एक समान हो तथा लेंस के दोनों तरफ एक ही माध्यम हो, जैसे कि लेंस हवा में रखा है तो इधर भी हवा है इधर भी हवा है, तो ऐसे में हम कहते हैं प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी, इनकी लंबाइयां, मतलब हम दूरी की बात कर रहे हैं, बिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी बराबर होती है, और हमारी किताबों में 10th की किताबों में यही केस ज्यादातर यूज किया जाएगा। यानी कि जैसे दिया है कि लेंस, एक दिए गए लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हमें अपने आप ही समझ जाना है कि चाहे वो प्रथम बोल रहे हो चाहे वो द्वितीय बोल रहे हो, दोनों ही हमारी 10 सेंटीमीटर है। अब हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जिस प्रकार से दर्पण में हमने कुछ नियम पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे, और हम पहले ही बता चुके हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी एक वस्तु के किसी एक बिंदु से दो किरणें जरूरी है निकालना, ताकि अपवर्तन के पश्चात वो कैसे जा रही हैं वो हम रास्ता बना सकें, और फिर वो जहाँ कट करती हैं एक दूसरे को वहीं पर प्रतिबिंब का वो हिस्सा बनता है। तो सबसे पहला नियम, यदि प्रथम फोकस से जा रही हो प्रकाश किरण या प्रकाश किरण प्रथम फोकस से आ रही हो तो क्या होना चाहिए? अपवर्तन के पश्चात, आप प्रथम फोकस की परिभाषा पढ़ चुके हैं, इसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाना चाहिए। तो यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर आ रही हो, जा रही हो, तो हम उसे समानांतर कर देंगे अपवर्तन के पश्चात। जैसे यहाँ पे भी देखिए, ये प्रथम फोकस की तरफ आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात ये समानांतर होगी। ठीक है। दूसरा नियम है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर
जाती हैं। तो ये समानांतर आ रही थी, इसको किससे जाना चाहिए? फोकस से होकर जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ये समानांतर आ रही थी, अब द्वितीय फोकस तो इधर है, इसे फोकस से आता हुआ प्रतीत होना चाहिए। तो अपवर्तन के पश्चात हम इसको ऐसे दिखाएंगे। अब अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात समानांतर किरण ऐसे दिखेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, जैसी आई वैसी ही निकल जाएगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। तो ज्यादातर प्रतिबिंब बनाने में हम लोग ये और ये नियम ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे आसानी से प्रतिबिंब बन जाते हैं। एक हम लोग किसी भी बिंदु से समानांतर किरण निकालेंगे और उसी से एक हम प्रकाशिक केंद्र से पास करा देते हैं और फिर वो दोनों किरणें जहां कट करेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम मुख्य अक्ष खींच लें, लेंस बना लें। उत्तल लेंस दिया गया है तो उत्तल लेंस बनाएंगे। लेंस की मोटाई बहुत कम रखनी है, यहाँ पतले लेंसों की बात होती है। इसके बाद हम प्रकाशिक केंद्र यानी बीच का बिंदु बना लें, मार्क कर लें और उससे समान दूरी पर इधर प्रथम फोकस और इधर द्वितीय फोकस मार्क कर लें। इसके अलावा प्रथम फोकस से जितनी दूरी पर ये प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस लिया है उतनी ही दूरी पर एक और 2f1 और इस तरफ 2f2, यानी कि ये डिस्टेंस सब बराबर होंगी, मार्क करके हम रख लें। फिर हम देखते हैं वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु को वहां रखेंगे और उसके हिसाब से हम प्रकाश किरणों को पास करेंगे लेंस से और देखेंगे। तो पहला दिया गया है यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर है तो अनंत से हम जानते हैं समानांतर किरणें मानी जाती है आ रही हैं। मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूर है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, तो उसके इस बिंदु से हम मान रहे हैं ये दो समानांतर किरणें आ रही हैं। पहली समानांतर किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही थी वो तो बिना विचलित हुए एज इट इज निकल गई। देखिए हमने पहले ही बात कहा था, एक किरण हम हमेशा प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सीधा जैसे आई वैसे निकाल दिया। दूसरी किरण हम देख रहे हैं प्रथम फोकस से आ रही है, तो प्रथम फोकस से आने वाली अपवर्तन के पश्चात क्या करती है, नियम कहता है इसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाना चाहिए, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। समानांतर होते ही अब आपने देखा ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ, तो इस जगह पर जो भी वस्तु यहाँ रखी हुई थी उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस केस में जब वस्तु अनंत पर हो, हमने पाया वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है, या किताबों में सिर्फ फोकस पर ही लिखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। दूसरा, वस्तु कहीं बहुत दूर थी और बड़ी थी, काफी बड़ी थी, परंतु उसका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तीसरा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है और आपका उल्टा प्रतिबिंब हम पहले ही पढ़ चुके हैं वास्तविक होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब बनाना सीख गए और फिर प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों को उसकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और किस प्रकार का बनेगा ये लिखना होता है। तो इजीली बन जाता है अगर हम नियम को समझ गए हैं और नियम से ही बनाएंगे। दूसरा देखिए, वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखी है, अनंत यहाँ कहीं है बहुत दूर, अनंत और 2f1 के बीच रखी है कहीं वस्तु, ये है वस्तु। अब मैंने पहले ही कहा था हम किसी एक बिंदु से, मान लिया वस्तु के ऊपर के शीर्ष से हम पहली तो हम निकालेंगे समानांतर किरण, कुछ ज्यादा लंबा ले लिया, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण गई। हम नियम से जानते हैं समानांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, तो इसको किससे होकर जाना चाहिए, इसको फोकस से निकलना चाहिए, ठीक। और मैंने दूसरी बात बोली थी
कि हम दूसरी किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से होती हुई दिखाएंगे। ये देखिए, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो बिल्कुल स्ट्रेट यहां से हमने लाइन खींच दी। इन दोनों ही किरणों ने यहां पर एक दूसरे को काटा, तो हमारा प्रतिबिंब यहां बन गया। कहां बना आपका प्रतिबिंब, आप खुद देख रहे हैं, F2 और 2F2 के बीच में, F और 2F के बीच में, उधर F व 2F के बीच में बन रहा है। टू बी मोर प्रिसाइज F2 लिखना चाहिए क्योंकि उस तरफ बन रहा है। दूसरा, वस्तु से छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। तीसरा, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी आधार पे अब हम अपने तीसरे केस पे चलते हैं। जब वस्तु 2F1 पर ही रखी है, ये मान लीजिए वस्तु 2F1 पर ही रखी है, ठीक, वही पहली हमने भेजी समानांतर, इसको फोकस से होकर निकलना चाहिए। ये गई, और दूसरी हमें निकालनी है प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो ये दोनों जहां कट करेंगी, वैसे ये एग्जैक्टली यहां पे कट करती हैं जहां 2F2 है। थोड़ा सा मेरा आगे चला गया है, कुछ बराबर सा नहीं रहा, 2F2 पर ही कट करती हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं, पहला प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, 2F2 पर ही बन रहा है, प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है। दूसरा, इसकी साइज आप प्रॉपर्ली बनाएंगे, सब चीज नाप के बनाएंगे, तो आप देखेंगे जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरा, हम देख ही रहे हैं, उल्टा बनेगा। और चौथा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, तो ये तीसरा केस हो गया। अब हमें देखना है वस्तु जब 2F1 और F1 के बीच रखी हो, 2F1 और F1 के बीच यहां कहीं रखी है। फिर से प्रथम किरण हमारी समानांतर जा रही है, इसको किससे होकर जाना है, फोकस से। ये फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से पास होनी चाहिए। ये देखिए, हम ये पाते हैं कि दोनों किरणें 2F2 के आगे काट रही हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F2 के आगे बन रहा है, 2F2 से परे बन रहा है। दूसरा, साइज कैसी दिख रही है, वस्तु से बड़ी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा, उल्टा होगा और वास्तविक है। तो अभी हमने ये 4 केस पढ़े हैं, अब 5वां देखते हैं। 5वें केस को देखते हैं, जब वस्तु
उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस F1 पर रखी हुई हो। वस्तु है प्रथम फोकस पर रखी हुई। पहली किरण समानांतर, अपवर्तन के पश्चात इसे फोकस से होकर जाना है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से, ये हमें देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों किरणें बिल्कुल समानांतर हैं, यानी कि ये कहाँ कटेंगी, एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। तो इस प्रकार इस केस में जब वस्तु F1 पर रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। दूसरा प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगेन उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। पांचवा केस। अब छठे केस पे आते हैं, जब वस्तु फोकस यानी F1 और लेंस के बीच में रखी हो, चाहे इस साइड रखी हो चाहे इस साइड रखी हो, तो वस्तु कहाँ रखी है, लेंस और फोकस के बीच में। पहली किरण समानांतर हो जा रही है और फोकस से होके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरफ तो किरणें ये फैल रही हैं, इधर तो कटने का कहीं सवाल ही नहीं उठता। तो हमें ये किरणें पीछे को बढ़ानी पड़ेंगी, कि कहाँ कट कर रही हैं ये हमें ढूंढना पड़ेगा। हमने जैसे ही इन दोनों को पीछे बढ़ाया, हमने देखा इन दोनों किरणों ने इस जगह पर एक दूसरे को काटा। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बना वो हमारा इधर बना। तो इस केस में ध्यान दें, आपका पहला प्रतिबिंब कहाँ बना, इसमें लिखा जाता है वस्तु की ओर ही बना, वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक है। जिधर वस्तु रखा है उधर ही बनेगा। दूसरा आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तीसरा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और मैंने इसीलिए इसको डॉटेड डॉटेड दिखाया हुआ है, क्योंकि ये आभासी बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो इस प्रकार उत्तल लेंस में बाकी सब केसेस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन सिर्फ इस केस में लास्ट में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। तो ये हुआ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम अवतल लेंस में कहीं भी आप वस्तु को रख के देख ले, कहीं भी रख ले, कोई वो नहीं है, प्रतिबिंब आपका हमेशा एक जगह बनेगा। आप कोशिश करके देखिएगा जगह जगह रख के। मैंने मान लिया इस जगह कहीं रखा है 2F2 और F2 के बीच में वस्तु, तो पहली किरण हमें कैसी भेजनी है, समानांतर। अब अवतल लेंस में समानांतर किरण, अब ये अपसारी लेंस होता है, ये तो किरण को फैलाएगा, इसे फैलाना है, लेकिन इस तरीके से फैलाएगा कि ये किरणें पीछे इस F2 से आती हुई नजर आए। ठीक है, तो समानांतर आने वाली किरण इस प्रकार से फैली कि वो फोकस से आती हुई दिख रही है। दूसरी हम प्रकाशिक केंद्र से ही भेजते हैं, तो वही काम करेंगे। प्रकाशिक केंद्र से भेज दी, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना,
इस जगह बना। तो प्रतिबिंब हमारा अवतल लेंस में हमेशा आप देख रहे हैं फोकस और लेंस के बीच में ही बनेगा, हमेशा फोकस व लेंस के बीच में बनेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन इन्हीं के बीच में रहेगा। दूसरा, वस्तु से छोटा बन रहा है। तीसरा, सीधा बन रहा है। और प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब की जो क्वालिटीज हैं, विशेषता है, वो ये सारी रहेंगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया उत्तल और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपने देखा है जो घड़ी साज हैं, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें इस विशेषता का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो डॉक्टर्स हैं, आंख में या कान में ऐसी चीज़ों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब हमें निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो तो उसमें हमारे उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये अभी हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी हैं, उनमें भी हमारे लेंसों का प्रयोग होता है। अब हम एक चीज समझेंगे, वो है लेंस सूत्र। जैसे हमने दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ा था, ऐसे ही लेंस में है लेंस सूत्र। ये सूत्र फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच में एक संबंध बताता है। तो ये संबंध है, इसे हमें याद करना पड़ेगा। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहां f क्या है? लेंस की फोकस दूरी, v प्रकाशी केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है और u प्रकाशी केंद्र से वस्तु की दूरी है। सेम यही चीजें दर्पण में भी थी, बस सूत्र अलग था। यहाँ बीच में प्लस का साइन था। लेकिन अब मेन बात आती है कि इस सूत्र में जब भी हम इनके मान रखेंगे तो इनके चिन्ह हमें अवश्य साथ सही से रखने हैं, साइन जरूर होने चाहिए। तो साइन कैसे लगते हैं हम पहले वहां बता चुके हैं कि बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति को हम फॉलो करते हैं और मान लेते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच लेंस रखा हुआ है और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। हम जानते हैं मूल बिंदु से या ओरिजिन से बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो माइनस में है और दाहिनी ओर की साइड की दूरियां प्लस में हैं, ऊपर की प्लस में हैं और नीचे की दूरियां माइनस में हैं। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो उस हिसाब से पहली बात ये याद कर लें, उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि उत्तल लेंस में 6 केसेस आपने पढ़े थे, शुरू के 5 में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बन रहा था, लेंस के उस तरफ बन रहा था दाहिनी हाथ पर, तो हमारी जो V है उसके आगे धनात्मक चिन्ह लगेगा। और जो छठा केस था जिसमें वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा था, सिर्फ उसमें माइनस साइन लगेगा। तो सवाल पढ़कर ये जरूर देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी बन रहा है, यदि उत्तल लेंस दिया गया है। अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी, वस्तु की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक रहेगी क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर है, और प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक रहेगी क्योंकि अवतल दर्पण में हमने देखा था प्रतिबिंब हमेशा बाईं तरफ बन रहा था, आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था। तो इस लेंस सूत्र में विद साइन सारी मान हमें रखने चाहिए, तो हमारे उत्तर सही आएंगे। फिर दूसरी चीज आती है आवर्धन सूत्र। आवर्धन क्या होता है? लेंस का प्रयोग हम करते हैं और उसके बाद जो प्रतिबिंब बन रहा था हमने देखा या तो बड़ा बन रहा था या तो छोटा बन रहा था। तो बना हुआ प्रतिबिंब दी गई वस्तु से किस अनुपात में बड़ा है या छोटा है उसको हम कहते हैं आवर्धन। आवर्धन का सूत्र वैसे है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो दर्पण में हमने पढ़ा था m = I/O
इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, पर यहाँ पर है वी अपॉन यू, यानी कि अगर हमें इनकी लंबाइयां ना दी हो और हमें केवल प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई हो तो हम इस सूत्र से आवर्धन भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखें, आई प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ वस्तु की लंबाई है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें, जब उत्तल लेंस में नीचे प्रतिबिंब बनता है, जब इस तरफ बन रहा है, तो उस समय आवर्धन नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तब आई का मान जो भी हम रखेंगे उसके आगे एक माइनस साइन लगाना है। लास्ट हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ रहा है, या तो एक बिंदु की ओर या एक बिंदु से बाहर की ओर, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। जैसे हम चश्मे लगाते हैं तो चश्मे में पूछते हैं इसकी कितनी पावर है। पावर का मतलब है उसकी क्षमता कितनी है। क्षमता को हम समझ सकते हैं, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेंस क्षमता को P से डिनोट किया जाता है और ये इक्वल होता है 1/f के बराबर, जबकि f मीटर में दिया गया हो। तो यानी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। यदि हम सेंटीमीटर में किसी सवाल में सेंटीमीटर में हमें फोकस दूरी दी गई हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f, क्योंकि f जो है सेंटीमीटर में दिया था, उसको मीटर में चेंज करने के लिए जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, 100/f हो जाएगा। लेंस क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको कि हम d से निर्देशित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी कि अगर हमें कहीं ऐसे लिख के मिला है कि किसी लेंस की क्षमता है +4D, तो हम देखते ही बता देंगे प्लस लगा होने का मतलब है कि ये हमें उत्तल लेंस दिया गया है, इसकी पावर 4 है, क्षमता 4 है। अगर हमें क्षमता पता है तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं इस संबंध से। तो देखिए P = 1/f रखा, 4 = 1/f, f इधर गया, 4 नीचे गया, ये सॉल्व करके आया 0.25 मीटर, या अगर हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकालनी है तो आप f = 100/p डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इस पर एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो बहुविकल्पीय में पूछा जाए या वो 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए, इस पर एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक साथ कोई ऐसा यंत्र हो जिसमें एक साथ कई लेंस लगे हुए हैं, 2-3 उत्तल लेंस लगे हैं, 1-2 अवतल लेंस लगे हैं, तो उस वस्तु मतलब मशीन की कुल क्षमता कितनी होगी? तो ऐसे में कुल क्षमता का फॉर्मूला होता है, जो लेंसेस की अलग अलग क्षमताएं हैं उनका बीजगणितीय योग कर लिया जाए, यानी कि उनकी क्षमताओं को लिख लिया जाए उनके चिन्ह के साथ, और फिर उसको हम सॉल्व कर लें। यानी कि जैसे उत्तल लेंस है तो प्लस साइन, +5D, +5 जो भी है, प्लस लगा के नंबर लिख लें, और यदि अवतल लेंस है तो उसमें माइनस लगा के, और फिर उसको हम एल्जेब्राइकली सॉल्व कर लें। तो इस प्रकार हमें उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की क्षमता मिल जाएगी। तो इस प्रकार लेंस की क्षमता पर इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इसको आप सॉल्व करें। और इस प्रकार आज हमारा ये जो चैप्टर था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, वो पूरा होता है। इस पर आधारित और सवाल आप अपनी किताबों से लगाएं, और सवाल लगाते समय चिन्ह का ध्यान जरूर रखें, और उस पर भी उसके बाद यदि आपको कोई कठिनाई हो किसी चीज़ को समझने में तो मुझसे कमेंट करके अवश्य पूछें।